हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी डॉक्टर आशीष झा। आज क्वेश्चन की सीरीज में हम जेई एडवांस में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टेट और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अराउंड 32 नंबर के आसपास इस साल आपके पेपर में क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोस्टेट और करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टेट और करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जैसा कि हम आपको क्लास में बताते आए हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये कैपेसिटर के बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो मैं इसको एक बार आपको समराइज करता हूं कि क्वेश्चन क्या है। आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके भीतर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल है के। डाइलेक्ट्रिक फिल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो कि ग्रेटर देन 1 है। ये पूरे स्पेस को फिल किए हुए है। प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है और ये सोर्स भी से जुड़ा हुआ है। बैटरी जिसका आपका जो वोल्टेज वी है उससे जुड़ा हुआ है। इसको क्या किया कि दोनों प्लेट को d/2 इसने क्या किया, वहां से मूव कर दिया। तो बाद में जो सिचुएशन बना उस बेसिस पे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ भी सही हो सकता है, चारों सही हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे, ये जो हुआ जब हमने प्लेट के सेपरेशन को बढ़ाया, तो आप देखो कि बैटरी चूंकि कनेक्टेड है, तो ऐसे में तो आप सिंपल सोच सकते हो कि ये ऑप्शन सी तो गलत जा रहा है। द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ k+1। भाई बैटरी का तो काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, तो वो तो भी ही रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। अब आते हैं तो जरा सा हम लोग कैपेसिटेंस को देखते हैं कि उसका फैक्टर कितने फैक्टर से कैपेसिटेंस चेंज हुआ। तो आप शुरू में देखो, आप शुरू में इस प्लेट का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख सकते हो के एप्सिलॉन नॉट a/d, राइट। और बाद में जब प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ चुका है, तो आप जरा सा इसको देखो। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एकदम बेसिक तरीके से अगर देखें तो हम लोग 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टर्म में सोच सकते हैं। एक में हवा, बीच में मीडियम, बाद वाले में एयर। तो अगर मैं इसको सर्किट रीड्रॉ करूं तो ध्यान से देखेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। पहला कैपेसिटर, सीरीज में दूसरा कैपेसिटर और उसके सीरीज में तीसरा कैपेसिटर। इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन d/2, बीच वाले का d और लास्ट वाले का d/2, राइट। तो मैं एक बार लिख लेता हूं C1, पहले वाले का C1 मैं लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d/2। तो 2 को मैं ऊपर ले लेता हूं, इसका ये हो गया। C2 मैं लिखूंगा तो लिख लूंगा के एप्सिलॉन नॉट a/d, क्योंकि ये मीडियम भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से ये भरा हुआ है। C3 को मैं वैसे ही लिख सकता हूं 2 एप्सिलॉन नॉट a/d। अब चूंकि ये तीनों सीरीज में है, तो हम C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट, कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लगा के। तो मैं क्या कर रहा हूं, d/एप्सिलॉन नॉट a को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/k प्लस 1/2। और आई थिंक दिस कम्स आउट एज d/एप्सिलॉन नॉट a 1 प्लस 1/k। और ये बन जाएगा हमारा, मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, d/एप्सिलॉन नॉट a k प्लस 1/k। तो मैं नए वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिख सकता हूँ k एप्सिलॉन नॉट a/k प्लस 1d। तो जरा देखो, ये वाला जो कैपेसिटेंस था वो पहले से था, तो कितने फैक्टर से डिक्रीज हो गया सर? 1/k प्लस 1 से। तो आई थिंक कि ऑप्शन बी सही जा रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और थोड़ा सा अगर बेसिक आपको पता है तो आप देखोगे कि ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा, जैसे कि आपका ऑप्शन सी गलत है। और जरा सा एक चीज देखो, ऑप्शन डी पे कह रहा है कि द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। भाई क्या एनर्जी स्टोर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है? यू इनिशियल अगर आपको लिखना होगा, जैसे सपोज करो कि शुरू में अगर एनर्जी स्टोर्ड आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे? हाफ शुरू वाला कैपेसिटेंस, मतलब के एप्सिलॉन नॉट a/d इंटू v²। ये हो गया आपका इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। बाद का अगर आपको
फाइनल स्टेट का अगर आपको एनर्जी स्टोर लिखना होगा जब सेपरेशन बढ़ चुका है प्लेट का, तो आप कैसे लिख सकते हो, हाफ और उस समय का कैपेसिटेंस, तो क्या लिखोगे, के बाई के प्लस 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर। तो क्या इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एकदम करेगा। तो बहुत बेसिक चीज है कि वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन करेक्ट जा रहा है, एक ही ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैपेसिटर चैप्टर का एक बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलाया हुआ एक कंबाइंड क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सवाल बनाने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको परेशानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में अगला क्वेश्चन भी कैपेसिटर का ही था और ये बहुत सिंपल सर्किट है। आप अगर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो इसका आंसर बिना कलम उठाए आप बता सकते हैं। हालांकि मैं बना के बताता हूं आपको। देखो ये C3 के क्रॉस, C3 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अगर आपने वो देख लिया तो आप चार्ज स्टोर स्टेडी स्टेट में निकाल सकते हैं। सवाल यही कह रहा है कि चार्ज स्टोर्ड इन C3 इज व्हाट। तो आप सिंपल देखो कि अगर मैं 6 वोल्ट बैटरी के निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 ले लूं तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0, और इसके कारण इस बैटरी का 2 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ और 2 वोल्ट यहाँ, और इस बैटरी का 6 वोल्ट यहाँ। मैंने हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जरा देखो C3 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है सर, 2 वोल्ट का है। तो सिंपली आप देखो कि Q फाइनल जो स्टेडी स्टेट में आएगा C3 पे वो आएगा C इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स आपका 4 माइक्रोफेराड इंटू 2 वोल्ट एंड द आंसर कम्स आउट एज 8 माइक्रो कूलम। तो आई थिंक कि आपका सही ऑप्शन होगा 8 माइक्रो कूलम। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कैपेसिटर चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके पेपर का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट से अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक बार देख लो, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके सारे साइड का लेंथ a है, गिवन है, ये सब a साइड लेंथ है, और इनमें से देखो इनके साइड से, साइड के जस्ट सामने 5 चार्ज रखे हुए हैं Q Q Q Q, और एक यहाँ पे X रखा हुआ है, X जो कि कोई चार्ज हो सकता है जिसपे बदल बदल के आपका ऑप्शन बना हुआ है। तो एक बार फिगर को देख सकते हो, और ये कह रहा है कि चार्ज से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हेक्सागोन के सेंटर से गुजर के जाएगा, वो हेक्सागोन के सेंटर को टच करेगा, देखो ऐसे। और वो क्या कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो इस लाइन के द्वारा, साइड के द्वारा बाइसेक्टेड हो रहा है। तो आप एक चीज देखो कि थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री का यूज करें तो यहाँ पे एंगल बनता है 120 डिग्री, राइट। तो आप जरा देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड, अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये वाला जो लेंथ हुआ ये हुआ √3a/2। तो किसी भी चार्ज Q से जो सेंटर की दूरी है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, आई थिंक ट्वाइस कर देंगे तो ये आ जाएगी √3a। मतलब किसी भी चार्ज Q से जो सेंटर की दूरी है वो √3a है, पांचों से, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि जब हम X के जगह पे Q चार्ज रख देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा, एकदम 0 हो जाएगा। बाई सिमेट्री आप सोच सकते हो। एक काम करो, अगर आपको सोचने नहीं आ रहा है, मैं इस सारे चार्जेस को मिलाता हूं, आपको शायद सिमेट्री समझ में आ जाए। देखो मैंने इन सारे चार्जेस को मिला दिया, एक लाइन से जोड़ दिया। अब देख लो, अब इस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ये अपोजिट वाला Q कैंसिल कर देगा, पेयर में देख सकते हो। उसी तरह से ये वाले Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको ये वाले Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा। तो 6 टोटल चार्ज हो गए इक्वल मैग्नीट्यूड के, और एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
तो पहला ऑप्शन सही जा रहा है। व्हेन x इज इक्वल टू क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0, ये आपका ऑप्शन सही जा रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू माइनस क्यू मीन्स अब क्या कर रहा है वो देखो जरा सा, x को x के जगह पे उसने q के जगह पे रख दिया माइनस क्यू चार्ज रख दिया। अब जरा गौर से देखोगे, लॉजिक का क्वेश्चन है, माइनस क्यू। तो जरा एक चीज देखो, बाकी जो 4 चार्जेस हैं वो तो पेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन जो माइनस क्यू के अपोजिट वाला चार्ज है, तो जरा गौर से देखो, अपोजिट वाले चार्ज क्यू के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मतलब 2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सम अप हो गया वेक्टरली, और वो आ गया माइनस क्यू की तरफ। बाकी 4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक कि अगर आप मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना चाहें तो 2 चार्ज के कारण बचेगा, और डिस्टेंस पता है, सेंटर का डिस्टेंस किसी भी चार्ज से कितना है, √3 है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो K2Q, क्योंकि 2 चार्ज के कारण आ रहा है और एक ही लाइन पे आ रहा है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं वेक्टरली, 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, K2Q बाई R²। तो R कितना है सर, √3a का होल स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2Q, और K का वैल्यू मैं रख देता हूं 4πε0, √3a का स्क्वायर हो गया 3a²। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, 2 से कट गया, तो ये आ गया Q/6πε0a²। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सेंटर में, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट जा रहा है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अब जरा देखो कि कह रहा है कि जब x का वैल्यू उसने +2q रख दिया, अगला ऑप्शन, व्हेन x बराबर 2q पोटेंशियल एट O इज इतना, वो भी देख लेते हैं सर। x को मैं x के जगह पे मैं रख देता हूं 2q। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो भाई सेंटर पे सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख के अगर हम सम कर दे तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सर ऐसे कितने चार्ज के पेयर बनेंगे, पेयर छोड़ दो, कितने चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा, देख लो कितने क्यू का कंट्रीब्यूशन होगा। तो 5 तो पहले से है, क्यू 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 क्यू, और ये हो गया 2q, यानी 7q का कंट्रीब्यूशन है, और प्रत्येक चार्ज से डिस्टेंस क्या है, वो √3a है। तो अगर हम पोटेंशियल एट सेंटर लिखना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा, KQ/R, लेकिन Q के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 7Q/R, कितना, √3a। अब √3a, K का वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये आ गया 7Q/4√3πε0a वोल्ट, ऐसा यूनिट में, अगर Q कूलम में है तो, ठीक है। तो देख लो ये भी सही है, मीन्स हमारा ऑप्शन सी भी सही जा रहा है। सिमिलर लॉजिक लगाओ, अगर x को मैंने -3q रखा तो क्या होगा, तो -3q रखा तो 5 + q और 3 - q, बचा कंट्रीब्यूशन कितने का, 2 + q का। तो जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आना चाहिए, K2Q/√3a, लेकिन आपका ऑप्शन क्या है, -3q। तो देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन डी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू मी A, B, C ये आपके तीनों सही जा रहे हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिस बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला और वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो, आई थिंक इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगला क्वेश्चन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन रेडियस का एक यूनिफॉर्म रेसिस्टिविटी का एक वायर है, और जब हमने जॉकी को स्लाइड किया तो एकदम मिडिल में जाके हमारा बैलेंस पॉइंट मिल गया, मीन्स गैल्वेनोमीटर से हमारा करंट हो गया 0। R1 का वैल्यू x जो कि हमें फाइंड करना है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और R2 जो है हमारा 1 ओम दिया हुआ। ये जो आपका A से B तक जो वेरिएबल रेडियस का जो आपका मटेरियल है, इसका A पे जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है वो गिवन है हमारा 0.2 mm, और B पॉइंट पे जो रेडियस है वो हमारा है 1 mm।
ठीक है। ये लेंथ यहाँ से लेकर मिडिल तक, चूंकि मिडिल में है तो ये हमारा हो गया 50 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एच.सी. वर्मा चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एच.सी. वर्मा में ऐसे वायर का रेसिस्टेंस आपने निकाला होगा, जो क्लास में हमने भी कई दफा करवाया है, काफी फेमस क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई रेसिस्टेंस हो, मटेरियल हो जिसकी रेसिस्टिविटी रो है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन रेडियस ए और दूसरा रेडियस बी है और अगर लेंथ एल है, तो हम इसका रेसिस्टेंस लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई पाई ए बी। बस इसका यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि बैलेंस कंडीशन है तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि अगर ए से लेकर और इस मिडिल पॉइंट तक के वायर का रेसिस्टेंस अगर हम R3 बोल दें और मिडिल से और बी पॉइंट तक के रेसिस्टेंस को अगर हम R4 बोल दें, तो चूंकि बैलेंस कंडीशन मिल चुका है तो हम यूज कर सकते हैं x बाई R3 इज इक्वल टू 1 बाई R4 और यहां से x का वैल्यू इजी वे में आ जाएगा R3 बाई R4, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मिडिल में यहां का रेडियस कितना हो, तो मेरे बच्चे आसानी से कर सकते हैं। 0.2 से लेकर 1 mm तक लीनियर वेरी है, वेरिएशन है रेडियस में। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर बीच वाला जो रेडियस है वो आराम से हम लिख सकते हैं 0.6 mm। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, करके देखना, 0.6 mm। तो अगर ये आ गया तो आप R3 और R4 का वैल्यू लिख सकते हैं और x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू R3 का वैल्यू मैं लिख रहा हूं रो इंटू लेंथ को मैं लिख रहा हूं 50, पाई a का जगह पे मैं लिख रहा हूं 0.2 और b जो है वो आ जाएगा आपका 0.6। ये हो गया R3 का वैल्यू डिवाइडेड बाई R4 को मैं लिख रहा हूं रो इंटू 50, चूंकि लेंथ सेम है, पाई, और a का वैल्यू मैं लिख रहा हूं 0.6 और b का वैल्यू लिख रहा हूं 1, वहां का रेडियस 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इजी वे में आपको मिल जाएगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 बाई 0.2 एंड दिस कम्स आउट एज 5 ओम। तो अगेन ये इजी पार्ट है क्वेश्चन, ये इजी है और मुझे लगता है कि जिस बच्चे को करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, रेसिस्टेंस लिखने आता है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो द राइट आंसर इज 5, वैल्यू ऑफ x इज 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पेपर 2 का है ये, और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चे बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखो एक हेमीस्फीयर है और नीचे एक कोन टाइप का स्फीयर है, कोन टाइप का सरफेस है और ये क्लोज है, फुली क्लोज है और बीच में क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो आपको नीचे वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोनिकल सरफेस बताना है और उसमें आपका n का वैल्यू आपको बताना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, NQ/6 एप्सिलॉन नॉट, n का वैल्यू क्या आएगा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर जो नेट फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से होगा वो कितना होगा, Q/एप्सिलॉन। ऊपर वाला जो हेमीस्फीयर है वो जो है सेंटर पे आपका सॉलिड एंगल बना रहा होगा 2 पाई। तो जो Q का जो फ्लक्स है, Q का जो आउटगोइंग फ्लक्स है हेमीस्फीयर से, वो कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन। तो बचे हुए जो कॉनिकल सरफेस है उससे कितना होगा। अगर मैं इसको सरफेस 2 बोल देता हूं और इसको सरफेस 1 बोलता हूं, तो आप लिख सकते हो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पहले सरफेस से तो फ्लक्स पता है हमें, Q/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो कोनिकल सरफेस से सर फ्लक्स का वैल्यू आया, वो आया Q/2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है NQ/6 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे बोलेंगे सर n का वैल्यू कितना दिख रहा है, 3। दिस इज योर राइट आंसर, n इज इक्वल टू 3। तो बहुत इजी पार्ट था ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ, जिसको डेफिनेशन पता है बढ़िया से, वो भी बच्चा इस क्वेश्चन को करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही है और
एक बार सर्किट को मैं समझा देता हूँ। 8 रेसिस्टेंस 11 ओम के हैं, 2 बैटरी है। E2 जो है आपका वो है आपका 6 वोल्ट का, और E1 जो है वो आपका 12 वोल्ट का है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन से सही है ये हमको बताना है। सबसे पहली बात कि सर्किट को बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। नोडल एनालिसिस से बना सकते हैं, केवीएल लगा सकते हैं, और आप सर्किट को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अगर सर्किट थ्योरी को पढ़ा है तो उसे दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये दोनों नोड सेम पोटेंशियल पे है। तो चाहे तो इसको फ्लिप करके आप एक कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इस सर्किट को ऐसे ही रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम हर जगह का पोटेंशियल लिख पाएंगे, तो किसी भी रेसिस्टेंस से अगर हमारा करंट पूछा जाएगा तो हम इजी वे में उसको लिख लेंगे। तो बेसिकली आपको ये सर्किट सॉल्व करना है, और R1, R2, R3 और R5 से कितने करंट है आपको वेरीफाई करना है 4 ऑप्शन में, ठीक है। चलिए तो हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या बोला कि मान लेते हैं कि जो E1 बैटरी है इसके निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल मैंने मान लिया 0 वोल्ट, तो पूरा 12 वोल्ट यहाँ आ गया। मैंने यहाँ का पोटेंशियल x मान लिया, दोनों ऊपर के पोटेंशियल, ऊपर और नीचे के पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने y बोला, और राइट मोस्ट पॉइंट का पोटेंशियल मैंने z बोला, राइट। तो अगर आप देखो तो मैं x, y और z तीनों के लिए मैं नोडल इक्वेशन लिख सकता हूँ। और बच्चे एक बार देखेंगे, नोडल इक्वेशन लिखना बहुत इजी है, ओम्स लॉ का ही यूज है। पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस इज करंट एंड नेट आउटगोइंग करंट फ्रॉम एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आप एक बार x पे देखो, तो आप नोडल इक्वेशन अगर x के लिए लिखोगे तो x माइनस वाई बाई 1 जो R6 में करंट होगा, ठीक है। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस वाई बाई 1। अब आप ये R3 में लिखना चाहो तो देखो x माइनस 6 माइनस 12, क्योंकि बैटरी से गुजर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो x माइनस 6 माइनस 12 मीन्स ये हो गया हमारा x माइनस 18। और R5 वाले को लिखो तो प्लस x माइनस वाई, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। इसी तरह से आप y के लिए लिखो, तो y के लिए लिखोगे तो y माइनस एक्स बाई 1 प्लस y माइनस 12 बाई 1 जो R2 में करंट जाएगा, प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3y माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट z के लिए लिख लेते हैं इक्वेशन, तो ये हमारा बनेगा z माइनस वाई बाई 1 R7 में करेंट, प्लस z माइनस 0 बाई 1 R1 में करेंट, प्लस z माइनस वाई बाई 1 R8 में करेंट, और दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा z इज इक्वल टू 2y बाई 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं 2 में अगर पुट कर दूं तो एक्स वाई का एक रिलेशन आएगा। मैं देख लेता हूं इसको जरा सा। 3 को 1 में पुट करो, 3 को 2 में पुट करो, तो इक्वेशन बनेगा 3y माइनस एक्स माइनस 2y बाई 3 इज इक्वल टू 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7y माइनस 3x इज इक्वल टू 36, ठीक है। मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को एक साथ सॉल्व कर देना है, हमारा सारा काम हो जाएगा। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 18, और यहाँ आया 7y माइनस 3x इज इक्वल टू 36। इन दोनों को ऐड कर दो, ये गया तो आ गया आपका 5y इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से y का वैल्यू मिल गया 54 बाई 5 मीन्स 10.8 वोल्ट। आपने y निकाल लिया, ये हो गया आपका 10.8 वोल्ट। तो सर यहाँ भी हो गया 10.8 वोल्ट। अब y को अगर आप x में रखते हो, y को अगर आप x में रख दो तो किसी भी एक इक्वेशन में रखो तो सॉल्व करने पे x का वैल्यू आ जाएगा 13.2 वोल्ट, यानी यहाँ का पोटेंशियल मिल गया 13.2 वोल्ट। और z चूंकि कितना है 2y बाई 3 है, y का वैल्यू रखो तो z का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 7.2 वोल्ट। ये भी मिल गया हमें। तो पूरे सर्किट के हर नोड का मैंने पोटेंशियल निकाल दिया। अब भाई आप करंट किसी रेसिस्टेंस से लिख सकते हो। अब आते हैं पहला वाला ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर। तो R1 रेसिस्टेंस को देखो,
दोनों एंड का पोटेंशियल देखो, तो बाहर है 7.2 राइट साइड में और अंदर लेफ्ट साइड का पोटेंशियल 0, तो 7.2 माइनस 0/1, यानी सर करंट इधर जाएगा और ये करंट कितना होगा 7.2 एम्पियर, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखो, R2 में करंट 1.2 एम्पियर बता रहा है, R2 ऊपर है, तो R2 के दोनों एंड का पोटेंशियल देखो, नीचे 12 ऊपर 10.8, तो डिफरेंस कितने का आया 1.2 वोल्ट का, और करंट नीचे से ऊपर जाएगा, कितना जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, तो 1/2/1, दैट मीन्स 1/2 एम्पियर। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब आ जाओ ऑप्शन सी को, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3 इज 4.8 एम्पियर। R3 को देखो जरा, R3 को देखो, तो 13.2 और 6 जब इसको क्रॉस करेंगे तो यहां का जो पोटेंशियल आएगा 13.2 माइनस 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7.2 वोल्ट, 7.2 वोल्ट। तो 12 और 7.2 का डिफरेंस है, तो कितना हो गया 4.8 एम्पियर। तो करंट इधर पास करेगा लेफ्ट साइड में, नोड से लेफ्ट साइड में, कितना का होगा 4.8 एम्पियर का, यानी ऑप्शन सी भी करेक्ट है आप। और लास्ट आप R5 का चेक कर लो, R5 से बोल रहा है 2.4 एम्पियर का करंट है, तो देख भाई ऊपर 13.2 नीचे 10.8, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ 2.4 वोल्ट का, और रेसिस्टेंस 1 ओम है, मीन्स सिंपली आप करंट लिख सकते हो 2.4 एम्पियर, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपके ABCD चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बस ये बेसिक सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चन था। हाँ, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, Y को मर्ज कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, सर्किट रिजॉल्व हो जाएगा, फिर शिफ्ट करके R3 और ऊपर वाले रेसिस्टेंस को सीरीज में ले लो, तो ये सर्किट और सिंप्लीफाई हो सकता है। बट मेरा प्रयास था कि जैसा सर्किट है वैसे ही मैंने आपको हर जगह का पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके और निकालना सिखाया, जिससे आप इजी वे में किसी भी रेसिस्टेंस से करंट लिख सकते हैं बिना सर्किट में कुछ भी मॉडिफाई किए हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पेपर 2 से है। ये इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि आप क्वेश्चन एक बार देख लो कि यहाँ पे जो इनर रीजन है उसमें जो आपका चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर रहा है, गिवन है ρA वो वेरी कर रहा है KR, लिनियरली वेरी है रेडियस के डिस्टेंस से, और उसके बाहर आउटसाइड में जो आपका डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो वेरी कर रहा है 2K/R, जहां K जो है आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, राइट। तो क्या करना है, हमें ये चारों ऑप्शन को चेक करना है, इन चारों ऑप्शन को चेक करना है, लेकिन इन चारों में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और टोटल चार्ज पे बात कर रहा है। तो कुछ भी निकालना होगा तो हमें ये देखना है कि इस सिस्टम के द्वारा टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है। और एक चीज और गिवन है कि RA का वैल्यू 1 है, RA का वैल्यू 1 है। तो देखिए अगर मैं टोटल इनक्लोज चार्ज की बात करूं तो सिंपल सा, सारे बच्चों को पता होगा, ये हम लोग क्लास में अक्सर कराते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर Q इनक्लोज की बात करें कि कितना चार्ज इनक्लोज होगा इस पूरे सिस्टम के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं सर, ρdV इंटीग्रेट 0 से लेके 1 तक, प्लस आउटर ρdV फ्रॉम 1 से लेके RB तक, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मीन्स आप ये कर सकते हो KR और dV को मैं लिख रहा हूं 4πR² और ये इंटीग्रेशन आपका जाएगा 0 से लेके 1 तक। ये RA रेडियस तक का मैंने चार्ज लिखा, प्लस अगला इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं 2K/R, चार्ज डेंसिटी हुई 4πR² और कहां से कहां तक, 1 से लेके RB तक। तो मैं अगर इस इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाऊं तो मेरा ये आएगा 4πK R का पावर 4/4 और लिमिट रखेंगे 0 से लेके 1 तक, प्लस मैं इसको आगे बढ़ाता हूं 8πK इंटू R²/2 और लिमिट जाएगा हमारा 1 से लेके RB तक। तो अब लिमिट को रखने के बाद हमारा हो जाएगा ये πK, 4 से 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा 4πK RB² -1। सो दिस इज द टोटल इनक्लोज चार्ज, टोटल इनक्लोज चार्ज ये हमारा आ गया है।
टोटल इनक्लोज चार्ज। अब हमारा जो चार्ज आ गया तो हम एक एक करके सारे ऑप्शन को देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात कि कह रहा है कि आर बी अगर √3/2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी के 0 होगा। तो भाई अगर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी होगा जब टोटल इनक्लोज चार्ज गॉसियन सरफेस का 0 हो। तो भाई अगर मैंने बाहर कोई आर रेडियस पे, आर दूरी पे अगर कोई गॉसियन सरफेस लिया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 0 तभी मिलने वाला है जब इनक्लोज चार्ज 0 हो। तो मैं इसमें आर बी का वैल्यू √3/2 रख के देखता हूं, अगर ये इनक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा देन हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप आर बी को, पहला ऑप्शन मैं चेक करता हूं, आर बी का वैल्यू आप √3/2 रख दो तो आपका जो क्यू इनक्लोज आएगा, इसको हम एक बार देख लेते हैं। क्यू इनक्लोज हमारा आ जाएगा पाई के प्लस 4πk और आप √3/2 रखो तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 -1 मीन्स ये हो जाएगा आपका 1/2। √3/2 रखोगे स्क्वायर होगा 3/2 -1 मीन्स ये हो जाएगा आपका 1/2 और यहां से आगे आपका 3πk। टोटल चार्ज इनक्लोज हो गया आपका 3πk, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में 0 होने का कोई चांस ही नहीं है। तो सर ये ऑप्शन तो गलत जा रहा है। हाँ भाई ये ऑप्शन गलत जा रहा है। इसी तरह से अगर आप देख लो आरबी का वैल्यू 2 है तो टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन 15πk, बस आपको आरबी का वैल्यू 2 रखना है और आप चेक करो। चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। और देन आरबी का वैल्यू 5/2 रखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी जो आ रहा है वो 13πk/ε आ रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आप करके देखो, चूंकि क्यू इनक्लोज आ चुका है। एक बार क्यू इनक्लोज में आरबी का वैल्यू रखो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में रखो, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर बी, इफ आरबी बराबर 3/2 देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज k/ε0। इसको एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि आरबी का वैल्यू हम रखते हैं कितना 3/2, तो क्यू इनक्लोज निकाल लेते हैं इस पे। तो जब आरबी का वैल्यू आप 3/2 रखते हो तो जो आपका क्यू इनक्लोज आएगा वो करके देखते हैं एक बार। πk प्लस 4πk 9/4 -1 एंड आई थिंक इट हो जाएगा 5πk प्लस πk, ये आ जाएगा आपका 6πk। क्यू इनक्लोज आया तो जस्ट आउटसाइड बी आपका पोटेंशियल चाहिए। हाँ सर निकाल लेंगे। V इज इक्वल टू KQ/R, तो K रख लो, Q का वैल्यू है 6πk, R का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, K का वैल्यू 1/4πε0। रख के देखो, इसको रख के देखोगे k/ε0 आ जाएगा। मीन्स जब RB का वैल्यू 3/2 है तो B के जस्ट आउटसाइड जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमारा k/ε0 आएगा। अकॉर्डिंग टू मी ये सिर्फ ऑप्शन भी आपका करेक्ट जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है, वो है बी, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको इंटीग्रेशन करना था और बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल बनाना था। इस सीरीज में अगला क्वेश्चन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट बहुत आसान है। अगर बच्चे थोड़ा सा रेसिस्टेंस और पावर का कॉन्सेप्ट जानते हैं, जब कांस्टेंट वोल्टेज हो और कांस्टेंट करंट हो, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, तो जब वोल्टेज सोर्स है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस, जब कांस्टेंट करंट सोर्स हो तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस। बस इस कॉन्सेप्ट पे आपके 4 ऑप्शन हैं और चारों को एक बार हम लोग को देख लेना है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है वो कह रहा है, मैं एक बार आपको समझाता हूं और निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में है कि जब स्विच S1 और S2 दोनों सर्किट में ओपन है तब इनका जो पावर है वो P1 और P2 है, और जब स्विच S1 और S2 क्लोज कर दिए गए तब जो पावर डिसिपेशन है वो Q1 और Q2 है। तो सर पावर तो तभी निकालेंगे जब हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो। अगर सिंगल रेसिस्टेंस के अक्रॉस पावर पूछा होता तो शायद ये क्वेश्चन टफ हो जाता, बट ओवरऑल सर्किट का पावर डिसिपेशन पूछ रहा है तो हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहला हम ये निकाल लेते हैं कि जब ओपन कंडीशन है, जब दोनों सर्किट के स्विच ओपन है तब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप पहले सर्किट को गौर करो।
R1 R2 R3 का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 और 3 ओम, और नीचे ये R1/2 मीन्स ये हो गया 1/2। तो आप मैं लिख भी देता हूं, देखो ये 1 ओम हो गया, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, और ये आपका बन गया 1/2। इसी तरह से ये हो गया आपका 1 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, और ये 2 टाइम्स R3 है मीन्स ये हो गया 6 ओम। तो हम एक बार ओपन कंडीशन में पहले दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। तो पहले सर्किट को देखो, जब ओपन है तो 3 और 2 सीरीज में 5, 5 गया 1/2 के साथ पैरेलल, तो इसका हो गया कितना 5 और 1/2 आपका पैरेलल हुआ, तो ये हो गया आपका 5/11, और 5/11 के साथ एक सीरीज में आया, मीन्स पहले सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट आया ओपन कंडीशन में ये आया 16/11 ओम। ठीक है, ओपन कंडीशन में। और ओपन कंडीशन में इसी तरह से आप सर्किट 2 का देख लो, तो तीनों आपके पैरेलल में है, 1 2 और 3 तीनों आपके पैरेलल में है। तो तीनों आपके पैरेलल में, तो देखो 1 2 और 3 पैरेलल में हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/11 ओम। राइट, अब एक बार जल्दी से दोनों को क्लोज कर देते हैं। स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करोगे तो देखो R1 तो आउट हो गया, जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे R1 क्या हो गया, आउट हो गया। तब जो है R2 R3 मतलब 3 2 5 सीरीज में, और उसके साथ 1/2 पैरेलल में, मींस सर इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा 5/11 ओम। उसी तरह से जब यहां S2 को क्लोज करोगे तो ये चारों पैरेलल में आ जाएंगे, 1 2 3 और 6, ये चारों पैरेलल में आ जाएंगे। तो जब आपने इसको क्लोज किया तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा 1/2 ओम, 1/2। अब आप ऑप्शन से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, व्हेन ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट, P1 इज लेस देन P2। P1 और P2 क्या है, P1 और P2 पावर डिसिपेशन है सर्किट में जब स्विच ओपन है। तो भाई वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है 6, तो अगर V कांस्टेंट है, ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं, अगर V हमारा कांस्टेंट है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, मींस जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा पावर उसका ज्यादा। तो ओपन कंडीशन में देखो, ओपन कंडीशन में देखो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है किसका कम है। तो अगर ओपन कंडीशन में देखोगे तो पहले वाले का है 16/11 और दूसरे वाले का है 6/11, 16/11 6/11। तो कम किसका है सर, कम है दूसरे वाले का, और कम अगर दूसरे वाले का है मींस P2 विल बी ग्रेटर देन P1, मींस आपका ऑप्शन ए करेक्ट जा रहा है। बिना कलम उठाए आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। व्हेन ए कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट, फिर P1 और P2 का कंपैरिजन है, मींस ओपन का, लेकिन इस बार कांस्टेंट करंट सोर्स है, मतलब करंट सोर्स कांस्टेंट है। तो भाई अगर B को चेक करना है तो करंट सोर्स अगर कांस्टेंट है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, मींस जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। तो आप देखो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है ओपन कंडीशन में, देख रहा है सर्किट 1 का ज्यादा है। अब सर्किट 1 का ज्यादा है मींस इसका पावर ज्यादा होगा, मींस P1 इज ग्रेटर देन P2। आई थिंक ऑप्शन बी भी आपका क्या हो रहा है, सही जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अब आइए, अब हमको ऑप्शन सी देखना है। ऑप्शन सी देखते हैं, कह रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट कनेक्टेड है ए और बी में, तो Q1 इज ग्रेटर देन P1, Q1 इज ग्रेटर देन P1। Q1 क्या है, पहले सर्किट का पावर जब स्विच क्लोज है, और P1 क्या है, पहले ही स्विच का पावर जब स्विच ओपन है। ठीक है, मींस बात जो है इन दोनों रेसिस्टेंस के ऊपर है, पहले ही स्विच को पहले ही सर्किट को कंपेयर कर रहा है, लेकिन वोल्टेज है तो कांस्टेंट वोल्टेज है। तो अगेन यहां देखो ऑप्शन सी को करेक्ट कर रहे हैं, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कम तो पावर ज्यादा, रेसिस्टेंस कम तो पावर ज्यादा। तो जरा देखो तो ओपन कंडीशन में कम है या क्लोज कंडीशन में कम है, ओपन कंडीशन में कम है या क्लोज कंडीशन में कम है। देखो जब ओपन है तो 16/11 है, ओपन है तो,
और क्लोज है तो 5/11 है। मीन्स ज्यादा किस में है, ज्यादा किस में है, ज्यादा ओपन कंडीशन में है। अब ज्यादा अगर ओपन कंडीशन में है तो पावर क्या होगा, कम होगा। ओपन कंडीशन में पावर क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां देखो क्या है, Q1 इज ग्रेटर देन P1। ऑप्शन सी को देखो, Q1 बड़ा है P1 से। Q1 कब का पावर है, जब स्विच क्लोज है। तो भाई जब स्विच क्लोज है, जब आपका स्विच क्लोज है तो देखो 5/11 ओम है, 5/11 ओम तो कम है, रेसिस्टेंस कम हुआ ना, स्विच क्लोज है तो अगर स्विच क्लोज है, रेसिस्टेंस कम हुआ तो पावर क्या हुआ, ज्यादा, पावर ज्यादा हुआ ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज कांस्टेंट है। समझ रहे हो इस बात को? मींस हमारा ऑप्शन सी भी सही जा, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन डी को देखो, जब कांस्टेंट करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, तब कह रहा है Q2 इज लेस देन Q1। तो ऑप्शन डी को बनाने के लिए, चूंकि कांस्टेंट करंट सोर्स है, अगेन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा पावर उसका ज्यादा। तो क्लोज कंडीशन में कंपेयर करो, इसका 5/11, इसका 1/2, 5/11 और इसका 1/2, ठीक है। हम इसको 1/2 को 5/10 लिख देते हैं कंपेयर करने, 5/11 और 5/2। तो देखो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेसिस्टेंस ज्यादा, सेकंड वाले का ज्यादा है, ऑब्वियस बात है, सेकंड वाले का ज्यादा है। मींस Q2 शुड बी ग्रेटर देन Q1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस, जो कि गलत है। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, गलत। तो आई थिंक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाना चाहिए वो जाना चाहिए ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो होपफुली आज के सीरीज में हमने ये देखा, हमने इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी के पूछे हुए सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, और मुझे लगता है कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे। इंटीग्रेशन और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर आपका सर्किट एनालिसिस। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मजबूत करके आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं जेईई एडवांस में, ठीक है। तो बच्चे इस 2 टॉपिक पे ध्यान देंगे। हर साल इस 2 टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी स्कोरिंग टॉपिक है। और आगे हम लोग कल हम लोग मैकेनिक्स के जितने पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। होपफुली ये आपके प्रिपरेशन को मजबूत करेगा। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।